Everyone, this is me Soni, and I am going to just share some topics and knowledge with you. जो कि मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं इस समय 12th की इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स get started. This is the first chapter. I'm going to explain today Indian economy on the eve of independence. हालांकि ये सबको पता होगा भारत की राज व्यवस्था पहले कैसी थी, अब कैसी है, थोड़ा डिटेल में आज आइए पढ़ लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितने टॉपिक्स हमको टोटल इसमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले बस ये बताया गया पहले टॉपिक में कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका कितना ज़्यादा उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे लूटा है, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है। सेकेंड है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर्स क्या थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के जब हम लोग इंडिपेंडेंस पाने वाले थे। ईव मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ईव ऑफ क्रिसमस आने की जो पहली इवनिंग होती है, इवनिंग इज द ईव मेनली ऑफ समथिंग कमिंग। फिर है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, it's about industries, factories, small scale, large scale. That's about foreign trade union, foreign trade under the British rule, foreign कैसा था उनका import export. Demographic profile during British rule. Demographic means what is the profile of the labor rates, means structural based. Occupational structure on the eve of independence. Occupational means जब इंडिपेंडेंस हम लोग पाने वाले थे, आज़ादी मतलब आई या फिर प्रीफेस था, तब इंडियंस के पास क्या करते थे सर्वाइवल के लिए। इंडियंस क्या ऑक्यूपेशन था मेनली, तब तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन। ब्रिटिशर्स तो हम लोगों से बस मजदूरी करवाते थे, हम लोग गुलाम थे, तो वही सारा प्रॉफिट मेकिंग तो वही लोग करते थे। लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मेन बात आई कि इंडिपेंडेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहता था, रोडें, सड़कें, ब्रिजेस या फिर क्या सिस्टम था तब, क्योंकि तब इतना मॉडरेट तो था नहीं। ब्रिटिशर्स आए थे सिर्फ हमें लूटने के लिए। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हमारे लिए जो शायद कि अच्छी भी हैं। आज भी रेलवे स्टेशन, फर्स्ट रेलवे लाइन ब्रिटिशर्स ने खोली थी, तो बहुत सारी चीज़ें की, गुड इफेक्ट भी आया, पर एट लास्ट उनका मोटिव तो हमारे इंडिया को ग्रोथ कराने का नहीं था। वो तो बस हमसे छीनना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे इंडिया का। ऑल द इंडिया हैव रिचेस, दे जस्ट वांट टू ruin it or take it out. So let's get started. This is the harsh rule of Britishers. Colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Indian economy under the British rule was subjected to colonial exploitation. It implied a targeted exploitation of all sectors of the economy by the British government. This is how it happened. देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट टॉपिक लिख लिए हैं कि कैसे मतलब ब्रिटिश रूल ने क्या क्या इफेक्ट डाले और ये कब से कब का था। 1950 टू 1990 तक चला था, क्योंकि 1947 के बाद हम लोग को आज़ादी मिली थी, तो ये इंडिपेंडेंस का 1947 के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो ये कॉलोनियल पीरियड जो इंडियन ईव है इंडिपेंडेंस, वो 1950-1990 तक है। और इधर जो हम लोग पढ़ रहे थे ये थोड़ा पिछला रिकैप भी दिया गया। पहले जमींदारी सिस्टम चलता था या फिर जमींदार कैसे ट्रीट करते थे हमारे इंडियंस को। तो ये देखो थोड़ा मैंने कुछ लिखा है, ये मेरी 12th की बुक है जब मैं पढ़ती थी। तो दिस इज समथिंग, आई थिंक ये पेंसिल से लिखा इतना क्लियर नहीं, बट आई थिंक आप क्लियर है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया 23 जून 1757 टू 15 अगस्त 1947। कब तक ब्रिटिश ने रूल किया, ये पूरी एग्जैक्ट डेट लिखी है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। तो लगभग 190 और 200 साल तक उन्होंने राज किया। अब ये थोड़ा लिखा है ये कैसे मतलब स्टार्ट हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासे, बंगाल, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव प्रेसिडेंट थे उस समय के। तो ये वॉर हुई, तब उन लोगों ने स्टार्ट किया अपना जो है
राज हमारे देश पर। ये हो गया था, ये फर्स्ट टॉपिक है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अपना भारत पहले क्यों इतना गुलामी करता था? क्योंकि तब एक एग्रीकल्चर एकमात्र सहारा था, और उसमें भी हमारे इंडियंस को फ्रीडम नहीं थी। जो ओनर थे, रियल ओनर किसान हमारे, उन्हीं को फ्रीडम नहीं थे। उन पे एक जमींदार का रूल होता था। जमींदारी सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए, मैं इकोनॉमिक अगर आपको अभी की जनरेशन से रिलेट कराऊं तो मान लीजिए हम हैं, आपका एक परिवार है, आपकी खुद की ज़मीन है, पर आप उसमें उगा तो सकते हैं, पर आप उसको शो कर सकते हैं। यू कैन शो द सीड बट यू कैन नॉट रीप दैट। आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते, वो हक आपका नहीं है। आप बस मेहनत करें, मजदूरी करें, प्रॉफिट और जितना भी उसका फसल का बेनिफिट होगा वो सब कोई थर्ड पर्सन ले रहा है। मान लो आपको कोई दरा धमका के रख रहा है, बॉस वगैरह, तो इसको मेनली कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हुआ था जमींदारी सिस्टम से। अब इधर आते हैं सेकेंड पेज। सेकेंड पेज इज yes. Following observation highlight how this system led to exploitation of the Indian agriculture. जमींदार्स were declared as owners of the soil. जमींदार जो है सॉइल के ओनर बन गए थे, जबकि मेहनत करते थे farmers. They were to pay a fixed sum to the government by way of land revenue and were free to extract as much as they wished or as much as they could from the tillers of the soil. tillers मतलब जो उस पर काम कर रहे हैं, वो फार्मर से जितना चाहते थे लेते थे। और ये जो इसमें लिखा है, they were to pay a fixed sum to the government by a way of land revenue सॉरी। तो इसका मतलब है कि वो एक फिक्स्ड सम, एक जो जमींदार हम किसान से पहले हमारे फिक्स सम लेते थे, वो फिक्स सम उतना लेते थे जितना ब्रिटिशर्स, तब सरकार भी हमारी इंडियन नहीं थी, ब्रिटिशर्स की थी, तो उनको देने के लिए। और उल्टा जमींदार सारा पैसा फार्मर से ले लेते थे, उनके सर्वाइवल के लिए भी हार्डली ही बचता होगा। द टिलर्स ऑफ द सॉइल मीन्स फार्मर्स, the actual cultivators got the bare minimum for survival. They are left with no surplus for investment in agriculture. उनके पास कुछ surplus नहीं बचता था farmers के पास। The जमींदार्स on the other hand spend their revenue income on the luxuries of life. Little or no investment was made for development of agriculture. और जमींदार इतने, अब क्या कहें, उनको लूटना ही था हमें। तो मतलब वो इतना जुल्म ढाते थे बेचारे, सर्वाइवल को, फार्मर्स को तो सर्वाइवल के लिए भी नहीं देते थे, और अपना उड़ा देते थे पैसा लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। अरे क्या बताया जाए, तब थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाएगा मामला। क्या बताएं, जो बीत गया सो बीत गया, तब हम थे नहीं, होते भी तो क्या कर लेते, गुलामी ही करते। पर चलो, आज की जनरेशन आज़ाद है, तो आशा है मुझे, आज की जनरेशन से, खुद से भी आशा है कि लाइफ में कुछ बेहतर करूँगी, और आप लोगों से भी है कि आप, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ बेहतर ही करेगा। तो यही है। अब फिर है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करते थे एग्रीकल्चर में, नहीं लगाते थे, बस लूट लेते थे खून पसीने की कमाई का किसानों का। वो तो किसानों तो भैया बहुत जुल्म ढाए गए हैं। तो फिर है सेकंड पॉइंट, colonial exploitation of industrial sector. Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for its handicraft. तो पहले मेन चीज़ें इसमें, ये 3 पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैं बता दूं ओवरऑल है क्या। इसमें हैंडीक्राफ्ट का रोल है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर प्रोड्यूस बाय हैंड लेबर। पहले के ज़माने में मशीनें नहीं होती थी, तो लोग जो है अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे। टाइम टेकिंग था, पर बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। लेकिन अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कैसे बर्बाद कर दिया। मतलब हमारे भारत में टैलेंट की कदर ही नहीं करी गई, वो मशीन से रिप्लेस कर दिया गया, जबकि नाउ इट्स टेकिंग प्लेस। अब तो क्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो गया है, पर पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे एक्सप्लॉइट कर दिया मशीन से रिप्लेस करके। फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। अब देखो, डिस्ट्रॉय कैसे की गई। एक्सपोर्ट होता है जब हमें कोई चीज़ बाहर भेजनी हो, और इंपोर्ट होता है जब हम रिसीव करते हैं। तो जब इंडियन बनाएंगे और जब बाहर सर्व भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको पैसा कैसे मिलेगा। तो जब इंडियंस बनाए और बाहर वो एक्सपोर्ट ही ना कर सके,
तो उनका तो लॉस ही होगा। तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी गिरा दी और ब्रिटिश इकोनॉमी हमारे देश में ले आए और फ़ायदा उठाया। सेकेंडली भी यही है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो वही है, डोमेस्टिक डिमांड गिरा दी, सॉरी फॉरेन डिमांड जो है हैंडीक्राफ्ट, जो फॉरेन डिमांड थी हमारी, मांग थी जब इंडिया की कि फॉरेन लोग मांग करते थे इंडियंस हैंडीक्राफ्ट के, वो तो गिरा दी क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे इतना हैवी टैक्स लगा दिया। और डोमेस्टिक डिमांड जो थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वो भी डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि जो लोग यहाँ खरीदना चाहते थे उसमें इंपोर्ट फ्री मतलब ड्यूटी लगा दी ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स। क्योंकि अब मान लो हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट का हमें कहीं से मंगाना है तो वहाँ से पैसा हमें देना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स की अपनी तरफ से माल फ्री में भेजना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस ही है हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी फ्री में ही लेना चाहेगी। क्यों, कोई मेहनत भी कर रहा है पर आजकल इंसान चाहेगा कि मुझे फ्री में मिल जाए, मेहनत का भी मैं नहीं लूँगी। अगर मुझे जैसे मान लो चाय दो लोग बेच रहे हैं, एक मशीन वाली कॉफ़ी है और एक इंसान बड़ी मेहनत करके गुड़ वाली चाय बना रहा है बहुत अच्छी, लेकिन तुम्हें वो कॉफ़ी वाली चाय कॉफ़ी फ्री में मिल रही है मशीन वाली, तो तुम कॉफ़ी ही प्रिफर करोगे ना, चाय नहीं प्रिफर करोगे। हाँ माना कि 1-2% जो चाय लवर हैं वो प्रिफर करेंगे, पर लॉस तो हो जाएगा ना, वो जो बेचारा मेहनत कर रहा है, तो फिर इंसान क्यों ही चाय बनाएगा जब वो सामने से उसके पास सिर्फ 3-4 कस्टमर आ रहे हैं और कॉफ़ी मेकर के पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। तो दिस इज़ द सिस्टम। अब ये लाइन, colonial exploitation of international trade, India's international trade was exploited through discriminatory tariff, a tax on imports policy it implied। देखो ये क्या कह रहा है, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। आई थिंक माई कैमरा वॉज नॉट सो गुड, sorry if the camera is blurred because I have not extraordinary phone, I have a very simple phone। सो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कॉलोनियल ब्रिटिशर्स ने कैसे किया। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, टैक्स लगा दिया ना इम्पोर्ट पॉलिसी पे, क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियंस रॉ मटेरियल को फ्री में भेजा इंडस्ट्रीज़ में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, और इम्पोर्ट भी फ्री में किए अपने गुड्स ताकि इंडियन मार्केट बर्बाद हो जाए। बस इधर इतना ही है। Now it's the features of Indian economy on the eve of independence. I will discuss in the next part. Till then, thank you. And if you, least but not last, if you like, then please subscribe.